हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट एंड पेडागोगी। इसका जो आपके पास एक यूनिट है रोल ऑफ हेडमास्टर। रोल ऑफ हेडमास्टर में आपके पास आ जाएगा। इसको मैं बहुत जल्दी से शॉर्टकट में आपको कवर करवाऊंगी सो दैट कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो इसमें है सबसे पहले द हेडमास्टर इज़ द हेड ऑफ द स्कूल एजुकेशनल मशीनरी। जो हमारे पास हेडमास्टर है वो एक एजुकेशनल मशीनरी का एक हेड है, क्योंकि जैसे आपके पास एक ट्रेन चलती है तो उसमें इंजन ही सारा काम करता है, इसी तरह से आपके पास जो हेडमास्टर है वो सारा काम करता है। जो भी सोचने का या किस तरह से स्कूल में प्रोग्रेस होनी चाहिए तो वो सारा कुछ आपके पास जो हेडमास्टर है वही ये रोल जो है वो प्ले करता है। और इसमें आपके पास नेक्स्ट है द की ऑफ द ही होल्ड द की ऑफ द पोजीशन की पोजीशन। इस हेडमास्टर जो है उसके पास एक ऐसी पोजीशन होती है जो सबकी की कह सकते हैं कि की होती है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो हेडमास्टर के पास होता ही होता है। आफ्टर दिस एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल लार्जली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर। जो भी आपके पास हेडमास्टर है, अगर उस चाहते हो कि वो जो स्कूल है वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे तो उस केस में आपके पास जो हेडमास्टर है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर कोई स्कूल में सक्सेस लेके आनी है हमें तो उस केस में हेडमास्टर को कुछ ऐसी ड्यूटीज़, कुछ ऐसी वर्क करने पड़ेंगे जिससे जो स्कूल है वो ग्रो करे। आफ्टर दिस आप देखिए कि जो हेडमास्टर है वो सोलर ऑफ द ऑर्बिट होता है। जैसे हमारे पास प्लानट में ऑर्बिट के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं उसके अराउंड, इसी तरह से जो हेडमास्टर है वो एक ऑर्बिट है जिसके अराउंड सब टीचर्स जो हैं वो घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आफ्टर दिस फाउंडेशन की स्टोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो नींव पत्थर होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का वो भी हेडमास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक गुड लीडर होता है, अच्छा लीडर होता है। वो एक लिंक होता है जो भी हमारे सराउंडिंग वर्ड है और जो स्कूल है, इन दोनों के बीच में जो भी लिंक है वो हेडमास्टर ही होता है। अब हेडमास्टर की क्वालिटीज़ पढ़ते हैं हम लोग। हेडमास्टर की जो क्वालिटीज़ हैं, ये देखिए हेडमास्टर की जो क्वालिटीज़ है इसमें मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि उसके पास एक एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए, बस प्रोफेशनल होना चाहिए, या फिर वो एक ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन होना चाहिए, और एक पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। जो एजुकेशन क्वालिटी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एजुकेशन फ़िलॉसफी एंड जनरल स्कॉलरशिप। अब एजुकेशन जो फ़िलॉसफी है वो क्या है, इसके अंदर आपके पास जो सोसाइटी और एजुकेशन, ये देखिए ये जो सोसाइटी है और जो एजुकेशन है इन दोनों के बीच बीच में सही ट्यूनिंग सेट रहे, तो इसलिए ये एजुकेशन फ़िलॉसफी भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है जनरल जनरल स्कॉलरशिप। जिस तरह से एक्स्ट्रा जो हम लोग स्कॉलरशिप है जो शुड हैव द हाई एकेडमिक अचीवमेंट, उसके पास बहुत अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ वो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करे और स्टडी से हट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो अचीव करनी चाहिए स्टूडेंट्स को उसकी तरफ ध्यान ही ना दे, तो हेडमास्टर को वो भी काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोफेशनल क्वालिटी। अब प्रोफेशनल क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में हमारे पास आ जाता है कि उसके पास अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड पोसेस अ फेयरली लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग, उसको टीचिंग का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोग्रेसिव आउटलुक होनी चाहिए उसके पास। जब भी मस्ट भी विजिट द डिफरेंट, अलग अलग स्कूल्स में जाके विजिट करे, वहाँ पे देखे क्या अच्छा है और हमें क्या चेंजेस लेके आने चाहिए अपने अपने स्कूल में, तो वो चीज़ें भी एनालाइज करें। स्पीक ऑन द वेरियस, उनको इन्वाइट करे अलग अलग एजुकेशन एजुकेशनल को, जो भी एजुकेशनलिस्ट हैं उनको इनवाइट करें अलग अलग को, और उनको बोलने के लिए बोले कि वहाँ आके स्पीच दें या फिर कुछ ऐसा नहीं हमें क्रिएटिव बताएं, तो उससे वो नॉलेज गेन करें। आफ्टर दैट गुड ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको पता ही ना हो कि किसी भी चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, पर उसके पास एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। आफ्टर दिस आपके पास है ह्यूमन क्वालिटी। वो इंसानी रूप पे बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी स्टाफ के साथ, उसकी जो सोसाइटी है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन्स होने चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से किसी से डील करना है तो वो एक सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली उनके साथ डील करें, स्टाफ के साथ, पेरेंट के साथ एक्सचेंज करें उनके आइडियाज़, उनकी प्रॉब्लम्स उसको सुने, किसी भी हिंड्रेंस, किसी भी रुकावट के बिना। वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कवर करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए।
आफ्टर दैट आपके पास है क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी। क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी, आप ये बात सोचिए, पर्सनैलिटी का मतलब उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी। पर्सनैलिटी यहाँ पे वर्क करेगी उसकी अंदर की सुंदरता। अंदर की सुंदरता किस तरह की होनी चाहिए, वो इंटरनली कैसा होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और वो कोई भी काम प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मीनिंग है कि बहुत सारी चीज़ों का उसके अंदर एक क्वालिटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए। मेल इंटीग्रिटी मतलब मेल, बहुत सारी सम अप होनी चाहिए इसमें क्वालिटीज़। इसके बाद है सेंस ऑफ ह्यूमर। कॉमन सेंस उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। हैंडल द मस्ट मोस्ट टेंस सिचुएशन विद द कूल एटीट्यूड। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब अगर बहुत कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको किस तरह से कामली हैंडल करना है, ये सेंस उसमें होनी चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड मस्ट नॉट स्टिक, उसको रिजिड नहीं होना चाहिए। किसी भी कोई डिसीजन ले लिया है तो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो डिसीजन है उसमें अगर चेंजेस लेके आनी भी पड़ती है तो उसको लेके आनी ही चाहिए। आफ्टर दिस है आपके पास सोशलाइज, सोशल एबिलिटी। सोशल एबिलिटी जो है वो आपके पास वो सोसाइटी के साथ मेल जोल करे, ठीक है ना, मेल जोल करे वो सोसाइटी के साथ। आफ्टर दिस इंस्पायरिंग क्वालिटी, किसी को भी वो इंस्पायर करे, कोई भी स्टूडेंट है या फिर पेरेंट है या फिर कोई टीचर है, उसको डीमोटिवेट ना करे, उसको एक पॉजिटिव होप दे कि नहीं, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप ऐसे करोगे तो एक उसको इंस्पायर करे किसी भी चीज़ के लिए। कोऑपरेटिव एटीट्यूड मतलब ये ना हो कि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े और वो हमेशा ही आनाकानी करे। तो प्रिंसिपल जो हो वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास वो ओपन माइंडेड भी होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी अगर कोई नई चीज़ चेंज आ गई है, कोई टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे पास अभी कोविड है तो नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको अडॉप्ट करने ही ना दे टीचर्स को, और वो तो स्टडी रुक जाएगी। इसलिए वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। साउंड जजमेंट, किसी भी चीज़ को साउंडली वो जज करे, कोई चीज़ सही है या गलत है, उसको इस बेस पे ना जज करे कि वो उसको इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ किसी ने आके उसको कुछ भी कह दिया और वो उस बेस पे अपना डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिव नेचर होनी चाहिए उसकी, एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है हमारे पास क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर। आफ्टर दिस हमारे पास आ जाता है हेडमास्टर की फुल फॉर्म क्या है। हेडमास्टर की फुल फॉर्म की बात करें तो ये देखिए हमारे पास बहुत अच्छे से मैंने हेडमास्टर की फुल फॉर्म बनाई है। हेड, एच मतलब ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार होना चाहिए। ई का मतलब एक्सपेरिमेंट एटीट्यूड जी। तो हमारे पास ए का मतलब है अडेप्टिबिलिटी। डी मतलब डेडिकेशन टू प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए। मास्टर, मास्टर मास्टर में आपके पास ये है, एम का मतलब हो जाएगा कि उसके पास जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है उसमें उसको मास्टरी, उसके पास मास्टरी होनी चाहिए जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद है एक्यूरेसी, ए का मतलब एक्यूरेसी। और टी मतलब आपके पास ट्रेनिंग आ जाएगा कि उसके पास अच्छी खासी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ई है आपके पास एफिशिएंसी एंड आर है आपके पास रिस्पेक्टफुल। तो इस तरह से हेडमास्टर की फुल फॉर्म, बहुत अच्छा सा डायग्राम अगर आप बना के आते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद है हेडमास्टर रिलेशंस विद स्टाफ, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। अब इन चारों के साथ हम लोग अलग अलग रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास अगर रिलेशन है स्टाफ के साथ, तो स्टाफ के साथ वो किस तरह का उसका रिलेशन होना चाहिए, बड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और आपके पास मेंटेन करे अपने ह्यूमन रिलेशनशिप को। अकेला ये नहीं सोचना चाहिए प्रिंसिपल को कि वो प्रिंसिपल है तो इसलिए उसका कोई इंसानी तौर पे कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। अलग अलग जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें जो अलग अलग टीचर्स हैं उसको अलग अलग तरीके से उनको डील करना चाहिए। सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द टीचर्स, उनसे भी अगर कोई चेंज करने के लिए कहता है कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो उसकी एडवाइस को कंसीडर करना चाहिए उसको। आफ्टर दिट दिस है आपके पास शेयरिंग द बर्डन ऑफ द स्कूल वर्क। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम आ गया है सडनली स्कूल के ऊपर और वो सिर्फ ऑर्डर ही कर रहा है, उसको स्मार्ट वे से कैसे करना है, उसको शेयर करके अगर कुछ काम इजी हो सकता है तो उसको उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द स्टाफ मीटिंग, और अब बार बार जो पीटी टीचर मीट होती है या फिर अकेला स्टाफ के साथ उसको मीटिंग करनी चाहिए ताकि कुछ चीज़ें स्टाफ की भी सुनी जाएँ और उसमें से कोई चीज़ अगर चेंज करने वाली है तो उसको चेंज कर ले जाए। रीडिंग असेसिबल अवेलेबल, मतलब जो भी रीडिंग जो है जैसे स्टाफ मेंबर्स के लिए वो अलग अलग रीडिंग करें, वो खुद भी रीड करें तो उसमें असेसिबल करवाना चाहिए उसको। इसके बाद है असिस्टेंट
इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें उसको असिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है रिलेशन विद द पीपल, मतलब स्टूडेंट के साथ उसका रिलेशन कैसे होना चाहिए। अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के साथ उसका ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टूडेंट, कुछ बच्चों के नेम याद रखने चाहिए ताकि उनको उनके नेम के साथ उनको एड्रेस कर सकें। तो सिंपथी भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन द वेलफेयर, कुछ अच्छे काम करने के लिए वो खुद इंटरेस्टेड होना चाहिए। नो द पीपल, उनको उनके नेम से उनको पता होना चाहिए कि ये इस स्टूडेंट का नाम ये है, ये इस क्लास में है, तो उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स का नहीं तो कम से कम कुछ बच्चों का तो पता ही होना चाहिए। फ्री असेस टू पीपल, किसी भी स्टूडेंट को वो असेस कर सकता है, एक दो स्टूडेंट्स को जो भी है क्लास में उनको असेस करना चाहिए। टू रिमूव द ग्रेवियंस, ये नहीं है कि उसके पीछे आप उसकी इंक्वायरी करते रहो कि क्या है ये बच्चा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो स्पाई सिस्टम, कोई स्पाई सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो जो भी है वो डायरेक्ट होना चाहिए। रिलेशन विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ ये है रिलेशन की अलग अलग पीटीएम करनी चाहिए, ठीक है। उनके साथ कम्युनिकेशन गैप कम करना चाहिए और अलग अलग फंक्शंस करवाने चाहिए, जैसे एनुअल फंक्शन करवा सकते हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए पेरेंट्स डे को हर साल। तो ये एक अच्छा मोड देगा स्कूल को। इसके बाद है कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ इसको कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए। कम्युनिटी की बात करें अगर हम तो कम्युनिटी को अपने स्कूल की जो प्लेस है, जो जगह है, उसको यूज़ करने देना चाहिए। क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनमें ये होगा कि ये थोड़ा कोऑपरेटिव है प्रिंसिपल, है ना। जो भी रिसोर्सेज हैं स्कूल के, अगर पॉसिबल हो सके तो वो कम्युनिटी को यूज़ करने के लिए हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव करना चाहिए कम्युनिटी लिविंग्स, उनकी जो लिविंग्स है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और यूटिलाइजिंग द कम्युनिटी रिसोर्सेज, अगर कम्युनिटी के रिसोर्सेज यूज़ करने पड़े तो उसको वो उसमें एग्री होना चाहिए। एक और पॉइंट है आपके पास, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी है अगर उसकी कोई ऐसी ज़रूरत है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट है स्कूल की, तो उस नीड को उसको अंडरस्टैंड प्रॉपर वे से करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास ड्यूटीज़ एंड द फंक्शन ऑफ द हेड मास्टर। अब हेड मास्टर की क्या क्या ऐसी ड्यूटीज़ बनती हैं जिस ड्यूटीज़ और जिन फंक्शंस की वजह से स्कूल जो है वो ग्रो कर सकता है। टीचिंग ड्यूटी, सबसे पहले तो वो टीचिंग ड्यूटी ज़रूर ले। एक्सपेक्ट टू बी अ गुड टीचर, सबसे पहले तो वो बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए। कोई भी अगर हेड मास्टर की बात करे, कोई भी काम करने से पहले उसको ये पता होना चाहिए वो एक अच्छा टीचर है। एडवांटेजेस ऑफ द टीचिंग टू द हेड मास्टर, और इसमें एडवांटेजेस ऑफ द टीचिंग टू द हेड मास्टर, इसमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। बेटर कांटेक्ट हो सकता है बच्चों के साथ, अगर वो टीच करता है किसी ना किसी क्लास को, कभी ना कभी जाके लेक्चर डिलीवर करता है तो, और बच्चों को टीच करता है, तो ऐसे बच्चों के बीच में और हेड मास्टर के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। नो द नॉलेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, अगर कोई डिफ़िकल्टी उनके एंड पे आ रही है तो उसको बहुत क्लोजली वो समझ सकेंगे कि क्या है। एबल टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, तो बच्चों का क्या स्टैंडर्ड है, उनको स्टडी में क्या चीज़ चेंजेस करनी है, जहाँ उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनको गेम्स ज़्यादा चाहिए, जहाँ उनको क्या चीज़ चेंज चाहिए स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी में क्या चीज़ चेंज चाहिए, तो ये सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को बड़ी वो क्लोजली समझ सकते हैं। प्लानिंग द ड्यूटीज़, जैसे ही वो प्रॉब्लम को समझेंगे तो वो प्लान कर सकते हैं कि ये ड्यूटीज़ इस पर्सन को देनी चाहिए या ये पर्सन किसको देनी चाहिए, ये ड्यूटी वो पर्सन या वो स्टाफ मेंबर या वो टीचर बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर सकता है। तो इस तरह से वो ड्यूटीज़ को डिवाइड करे। वो तभी डिवाइड कर पाएगा जब वो उसका रिलेशन बहुत अच्छा होगा टीचर्स के साथ और उसको सब टीचर्स की क्वालिटीज़ के बारे में और डिसक्वालिटीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा। ओनली देन टीचर हेड मास्टर कैन परफॉर्म द और डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज़। आफ्टर दैट प्लानिंग बिफोर द ओपनिंग द स्कूल, अब स्कूल ओपन करने से पहले अगर कोई प्री प्लानिंग होगी ही ना तो वो किस तरह से आप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। प्लानिंग होनी चाहिए पूरी आपके पास। उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स है कि क्या मटेरियल चाहिए, और ओपनिंग करने के लिए हमें डेट शीट पहले चाहिए, हमें टाइम टेबल पहले चाहिए, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वर्क की, कौन से लेक्चर्स किसको देने हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ऑन द ओपनिंग। और जिस दिन स्कूल ओपन होता है उस दिन क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि कौन कौन सी टेक्स्ट बुक बच्चों को परचेज़ करनी है, कौन से राइटर की करनी है, क्या सिलेबस है, ठीक है। स्पेशल मॉर्निंग असेंबली करवानी चाहिए। और उसके बाद है आपके पास ड्यूरिंग द कोर्स ईयर, जब भी आपके पास ईयर चल रहा होता है,
तो कोर्स के बीच में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, और प्लानिंग ऑफ द सर्कुलर क्या क्या आपके पास, इवैल्यूएशन प्रोग्राम कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, टीचिंग कैसे होगी, और क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करके आप टीचिंग को आगे लेके जा सकते हो, या फिर डिवीज़न ऑफ सिलेबस कैसे करोगे, कितना सिलेबस आप पहले करवाओगे, कितना लास्ट टर्म में करवाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से या ड्यूरिंग द कोर्स आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी। एट द एंड ऑफ द डे तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जब ओपन हुआ उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक क्या क्या हुआ, उसके बाद आपके पास आ गया कि ड्यूरिंग द कोर्स और एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस तरह से आपने ड्यूटीज़ जो है वो अलग अलग परफॉर्म करनी है। आफ्टर दिस आपके पास आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग ड्यूटी। ड्यूटी ऑर्गेनाइज करने के लिए द चीफ ड्यूटी ऑफ द हेड मास्टर इज़ टू ऑर्गेनाइज द स्कूल को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करें। ये कैसे होगा, ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल प्लांट, पहले तो उसका प्लांट लगाना चाहिए इसको, फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल वर्क, उसके बाद है एक्टिविटीज़, इसके बाद है डिफरेंट वर्क, अलग अलग कौन सा काम होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल प्लांट, उसमें क्या होगा, प्रोटेक्टिंग एंड द रिपेयरिंग, क्या क्या होना चाहिए, क्या वॉशरूम कैसे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्या ऑर्गेनाइज करें, उसमें पानी का अरेंजमेंट कैसा है, जगह का अरेंजमेंट कैसा है, क्या ये प्रोटेक्टिव है भी है कि नहीं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द इंस्ट्रक्शनल वर्क, जैसे कि उसमें क्लासेस का यूज़ कैसे होगा स्टूडेंट्स के लिए, फार्मिंग टाइम फ्रेम करे टाइम को, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर एक निकाल के रखेगी कब छुट्टियां हो पड़ेंगी बच्चों को, कौन कौन से दिन में है जो छुट्टी रहेगी, या कब इनकी वोकेशनल होगा। ठीक है, वोकेशंस में भी हमें उनको पहले ही प्लान करना पड़ेगा। आफ्टर दिस आपके पास है ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल एक्टिविटी, जो भी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसका भी अलग से प्लान करना चाहिए। आफ्टर दिस कलेक्शन ऑफ द फ़ी, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, क्या कैसे कैसे उन्होंने चौक डस्टर मेंटेन करने हैं, या ब्लैक बोर्ड कितने चाहिए उनको, लेबोरेटरीज़ कितनी चाहिए, कितना केमिकल चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें उनको पहले से प्लान करनी चाहिए। इसके बाद है सुपरविजरी सुपरवाइजरी ड्यूटी ऑफ द हेड मास्टर। सुपरवाइज कैसे करे वो ड्यूटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है टीचर्स के थ्रू, और कितने काम की ज़रूरत है। सुपरवाइज ऑफ द इंस्ट्रक्शनल वर्क, विजिट करे अलग अलग लैब में, क्लासरूम में, तो पीपल्स के पास उनको पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सुपरवाइज करे प्रैक्टिकल और आउटडोर एक्टिविटीज़ को, कभी कभी राउंड लगा के, और एक बार को करिकुलर एक्टिविटी में भी जाके एक बार चक्कर लगाना चाहिए कि क्या गेम्स हो रही हैं, क्या गेम्स नहीं हो रही हैं। उसके बाद सुपरवाइज करे वेलफेयर को, जो भी चीज़ें आपके पास जैसे सैनिटाइजेशन है, टॉयलेट की सब कुछ क्लीन है, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ मिल रही हैं बच्चों को। सुपरविज़न ऑफ द ऑफिस में भी जाके सुपरवाइज करे कि क्या है अकाउंट ऑफिस में, सिंपल ऑफिस में नहीं, अकाउंट ऑफिस में जाके एक बार विजिट करे, अपने सराउंडिंग को एक बार, उसका क्या वेंटिलेशन है, लाइट ठीक सारे चल रहे हैं, फ़ैन वगैरह प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं है। जब भी वो राउंड लेगा तो ये सारी चीज़ें वो एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद है गाइडेंस ड्यूटी, गाइड करे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि क्या क्या उनको करना चाहिए टेक्स्ट बुक को लेके, या फिर एजुकेशन को लेके, या फिर टीचर्स की तरफ से, या स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, या पेरेंट्स की तरफ से उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अदर ड्यूटीज़ में ये है अपॉइंटमेंट टाइम टू टाइम करे, अगर लग रहा है कि स्टाफ मेंबर्स कम है प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, और नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड, कोई भी लेटेस्ट आ रहा है तो उसका भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द फैकल्टी, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उसका इफ़ेक्टिव यूज़ होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई टीचर एक काम कर रहा है तो उसको पूछा ही ना जाए कि वो उसको और अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकता है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ द हेड मास्टर। अब प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। सपोज़ स्कूल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नई आ गई है प्रोजेक्ट को लेके तो उसको सॉल्व करें। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, टू मच क्लैरिकल फॉर द हेड मास्टर न्यू नाउ डेज, आजकल तो क्या है बहुत सारे आ रहे हैं हेडमास्टर, पर वो जो क्लैरिकल वर्क है वो उसमें बहुत ज़्यादा है, तो हेडमास्टर को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लैरिकल डिपार्टमेंट में उसको हैंडल भी करना चाहिए, इसको थोड़ा सॉल्व करें। और प्रेशर कम करें एडमिशन का, प्रेशर ऑफ द एडमिशन नाउ डेज बहुत ज़्यादा है, उसको कम करें। ये नहीं उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली एडमिशन बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ बच्चे गंदे होते हैं जो कुछ गलत बातें करते हैं या फिर इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा
वो अलग से ड्यूटी लगाएं कि थोड़ा चेक रखें बच्चों के ऊपर। और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टीचर्स, अब टीचर्स की खाम टाइम क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है, कोई टीचर छोड़ के चला जाता है, या फिर सडनली कोई क्लैरिकल में प्रॉब्लम आ जाती है, बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो टीचर तब भी छोड़ के चले जाते हैं। मिसलिनियस प्रॉब्लम्स में और बड़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा क्लासेस जो है वो ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, या फिर एक एक क्लास में बहुत सारी स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो उसको थोड़ा इक्वालिटी में लेकर चले। फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग जो टीचर्स की बार बार लगानी पड़ती हैं, वो चीज़ें थोड़ी कम करें। ये मिसलेनियस है, ये इसके बीच में नहीं आती हैं। आफ्टर दिस आपके पास आ जाता है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।